नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे। बाजार में पिछले हफ्ते या फिर ये कहें कि पिछले महीने की उथल पुथल अनिश्चितता गिरावट के बाद सितंबर की जो शुरुआत हुई है वो अच्छे नोट पर हुई है और हम देख रहे हैं कि निफ्टी करीब 250 अंक चढ़कर 24,600 के रेजिस्टेंस के बेहद करीब जाके कारोबार कर रहा है। और आज कंजम्पशन वाला खेमा है वो फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3 और 4 तारीख को है जीएसटी काउंसिल की बैठक और उसके पहले माहौल बढ़िया है। ऑटो शेयर चल रहे हैं, ऑटो के साथ साथ एफएमसीजी शेयरों में तेजी है, डिस्क्रिशनरी सेगमेंट वाले शेयरों में भी उत्साह देख रहे हैं और ईएमएस और मार्केट प्लेटफॉर्म वाले जो खेमे हैं वो भी आज पूरे के पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो अगले 1.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बताएंगे कि बाजार की चाल यहां से कैसी रहने वाली है, एक्सपर्ट से उनके पसंद के शेयर जानेंगे, काफी कुछ होने वाला है। एक झलक फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद शो में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2:05 पर आपको बताएंगे कि वायदा बाजार से संकेत कैसे निकल के आ रहे हैं और यहां से निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए जो अगले लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। इसके अलावा 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन, 3 बजे मार्केट एट 3, 3:15 पर 10 मिनट पर बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड लेकर आएंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच होगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि बाजार की अब तक की जो प्रमुख हाइलाइट्स हैं वो क्या रही हैं और 5 बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो 3 दिनों की गिरावट थमी है निफ्टी में, 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी है निफ्टी बैंक में और दिन की ऊंचाई पर बाजार है। निफ्टी है 24,600 के ऊपर, 0.25% के आसपास की बढ़िया तेजी आपको निफ्टी में दिखाई देगी। निफ्टी बैंक 250 अंक मजबूत है, थोड़ा सा हम देखने की उत्साह की कमी है और अभी भी 54,000 के लेवल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करता हुआ आपको दिखाई देगा। हालांकि 12 में से 9 शेयरों में आपको मजबूती पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बिक्री की जो आंकड़े आए अगस्त के और ऑटो कंपनीज के वो काफी दमदार आए और हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी के आज टॉप गेनर्स हैं, टॉप 5 में से आपको 3 जो शेयर हैं वो आपको दिखाई देंगे ऑटो स्पेस से ही। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, एमएनएम, यहां तक कि 4 टाटा मोटर भी इसमें शामिल है। तो टॉप 4 जो हैं वो सारे के सारे ऑटो काउंटर्स हैं और ये बिक्री के आंकड़ों से उत्साह बना है। और सिर्फ बिक्री आंकड़े नहीं, जीएसटी घटने की उम्मीद है, इस पर फैसला लग जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुहर लग जाएगा तो 28% की जीएसटी हो जाएगी 18%। तो ऑटो कंपनीज को और सपोर्ट मिलेगा और बाकी फेस्टिव डिमांड तो आने लगी है। लेकिन रेलवे में भी आज रफ्तार है काफी दिनों के बाद और हम देख रहे हैं कि राइट्स हो गया, इरकॉन, रेलटेल, ये 3% ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आईटी शेयरों में जोश है और आईटी शेयरों में जोश की वजह यह भी है कि रुपया वीक हो रहा है। रुपए का जो भाव है डॉलर के मुकाबले वो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। 88 रुपये 33 पैसे तक आज इंट्राडे में भाव पहुंच गया था। इसके अलावा चीन से हमारे रिश्ते थोड़े बेहतर हो रहे हैं। चीन में जो आर्थिक आंकड़े आए हैं वो भी अच्छे आए हैं, उसके चलते मेटल में चमक है और एनर्जी शेयरों का माहौल भी आज बेहतर दिखाई दे रहा है। तो ये है बाजार की पूरी की पूरी पिक्चर 5 बड़ी बातों के जरिए। लेकिन आज के जो बजिंग स्टॉक्स हैं, बिग बजर्स हैं, वो कौन से हैं ये समझ लेते हैं। मानसी के पास है पूरी की पूरी लिस्ट। मानसी बताइए आज कहां पर एक्शन हो रहा है? एक्शन तो पूरे के पूरे बाजार में आज अभिषेक है। अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं, चाहे इंडेक्सेस हो, सेक्टर्स हो या फिर स्टॉक्स। अभी जैसे आप बता रहे थे सेक्टर स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छा खासा एक्शन है। ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स आना शुरू हुए हैं और हमारे बिग बजिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स में भी इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स शामिल हैं। शुरुआत अशोक लेलैंड से करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1% गेन्स के साथ कंपनी के लिए खबर भी आई है, बैटरी इकोसिस्टम में निवेश की तैयारी कंपनी करने की बात कर रही है। सो बिजनेस एक्सपेंशन और नए निवेश की जो खबर है उसका एक बूस्टअप मिलता हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आईटी शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिली है और ये तेजी हमने इनफैक्ट देखा था, एक गिरावट का दौर आईटी सेक्टर ने देखा, उसके बाद वापस आईटी ने कमबैक किया। 3 ट्रेडिंग सेशन पिछले जो थे तब आईटी सेक्टर में गिरावट का रुझान वापस देखने को मिला था। तो फिर से वही अटकलें लगना शुरू हुई थी कि क्या आईटी ने थोड़ी सी तेजी दिखाने के बाद वापस से डाउनसाइड देखना शुरू किया है। लेकिन 3 दिनों की गिरावट के बाद वो गिरावट थमी और अब वापस से आज के सत्र में लार्ज आईटी प्लेज हो, चाहे मिड कैप आईटी स्टॉक्स, एम्फैसिस, कोफोर्ज, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन और बड़ी दिग्गज प्लेयर्स लाइक टीसीएस, उसमें भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती। टेक महिंद्रा में भी मजबूती के साथ आज के सत्र में कामकाज देखने को मिल रहा है। सो आईटी अगेन फ्लेवर ऑफ द डे, वापस तेजी की तरफ लौटता हुआ। वहीं जैसे ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, इस लिस्ट में बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। बजाज ऑटो में तो करीब 4% की तेजी आप देख रहे हैं। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा ऑलमोस्ट 2% बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। अगस्त में इनकी ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स आए हैं और
अच्छे आंकड़े सेल्स के आते हुए दिखे हैं, जिसके दम पर इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन और तेजी का रुझान आज के सत्र में देखने को मिला है। मेटल शेयरों में वापस से शाइन लौट आई है। जीएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, वेदांता, मॉयल, सेल, हर मेटल स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस जो है जीएमडीसी की तरफ से मेटल बास्केट में अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन उसके अंदर लार्जर मेटल स्पेसिस की अगर बात करें, स्किप्स की अगर बात करें, हिंदुस्तान जिंक में हम देख रहे हैं 4% की तेजी। नाल्को, वेदांता में भी करीब 3-3.25% की बढ़त आज के सत्र में देखी जा चुकी है। तो मेटल्स में भी अच्छी खासी मजबूती है। इन तमाम सेक्टर्स, आईटी मेटल की तो अमूमन हम बात करते रहते हैं, ऑटो की भी बात करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स जिसकी बात कम होती है, उन सेक्टर्स में भी आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। रेलवे शेयरों में तेज रफ्तार है। सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स को उठाकर अगर देख लीजिएगा, लगभग सभी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं एटलीस्ट 1.5%, ज्यादा से ज्यादा 5% तक के गेंस नजर आ रहे हैं। तो रेलवे स्टॉक्स की रफ्तार जो है वहां पर भी आज तेजी आती हुई नजर आई है। इसके अलावा ईएमएस कैटेगरी वाले स्टॉक्स जो है, इसमें भी अच्छा खासा एक्शन है और इसके पीछे की वजह भी है। हमने रिसर्च कर आपको बताया था, भारत चीन के बीच ट्रेड पर जो पाबंदियां लगी थी वो खत्म होने की खबर आई और उससे एक पॉजिटिव बूस्ट अप है जो कि ईएमएस स्टॉक्स को मिला है। और इसी के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, काइंस टेक्नोलॉजीज, इन तमाम में अच्छी खासी तेजी है। इसके अलावा न्यूज फ्लो के चलते दो स्टॉक्स हमारे रेडार पर, बीएचईएल और एनसीसी। डीआरडीओ की डीएमआरएल के साथ लाइसेंस अग्रीमेंट की खबर आई है और इसी के चलते बीएचईएल के स्टॉक प्राइस में एक मोमेंटम है, ऑलमोस्ट 2% की गेंस वहां पर। और एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑर्डर विंस के चलते फोकस रेडार पर है। 788 करोड़ के 2 नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं और इसी के चलते पॉजिटिव न्यूज फ्लो का पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ ऑलमोस्ट 3% की गेंस यहां पर भी नजर आ रहे हैं। सो थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं और इंडिसेस तो है ही जो कि आज इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। सो सेक्टर्स और स्टॉक्स की तो बात हमने की, लेकिन अब इंडेक्स वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी फोकस कर लेते हैं। अभिषेक, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, निफ्टी अगर आप देखें कहां लास्ट वीक 24,400 के इर्द गिर्द मंडरा रहा था और अब आप देखिए वापस से कम बैक करता हुआ 24,500 से आज शुरुआत, अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड पकड़ा और एट दिस पॉइंट इन टाइम डे हाई 24,600 के भी पार खड़ा है। और बैंक निफ्टी भी ऑफ कोर्स अब भी उतार चढ़ाव दिन भर हमने देखे जरूर, लेकिन हरे निशान में कायम रहा और इस वक्त बैंक निफ्टी में भी मजबूती है, 53,930 के इर्द गिर्द के लेवल्स। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए अब बचे हुए सेशन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मानसी, देखिए संकेत आज ठीक थे और निफ्टी बैंक की आज की चाल को देखकर मैं फिर से बहुत निराश हूं, क्योंकि आज जैसा माहौल आपको क्या चाहिए? ट्रंप को कोर्ट की तरफ से एक हथौड़ा लगा हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट में हम देख रहे हैं कि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी दिखाई दे रही है, जीडीपी के नंबर्स अच्छे आए, पीएमआई के नंबर अच्छे आए, चाहिए क्या फिर? फेस्टिव बाइंग ऑलरेडी चल रही है, लेकिन निफ्टी बैंक ने आज पूरा का पूरा दिन एक रेंज में निकाला है और हमने सुबह कहा था कि 54,000 का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए, वो साफ तौर पर काम करता हुआ दिखाई दिया 57,973 तक निफ्टी बैंक के लेवल हमने देखे। तो ये एक दिक्कत रही है। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगी है और निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है। अच्छी चीज ये है कि जो इंट्राडे के गेंस है ना, उसको बढ़ाने की, उसको होल्ड करने की कोशिश है। हालांकि हम पहले कई बार भी मानसी देख चुके हैं कि बाजार थोड़ा चलता है लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर वो गेंस को गंवाता है। हमने तो 25,150 के भी स्तर देखे हैं और ये तब देखे हैं जब जीएसटी को लेकर बहुत कड़क न्यूज आई, लेकिन टैरिफ वाले को एक बुरी न्यूज आई तो फिर बाजार ने सारे के सारे गेंस अपने वाइप आउट कर दिए। आज चलने की कोशिश हो रही है। मुझे जो चाहिए वो चाहिए आज 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग। 24,600 के बाद मैं देख रहा हूं ऑप्शंस बिल्डअप जहां पर है वो है 24,700 की कॉल में। तो 24,700 एक पड़ाव होगा और 24,700 अगर निफ्टी पार कर लेता है तो फिर हम 25,000 के लेवल देखेंगे। उसके पहले कोई बहुत बड़े कोई ठहराव बाजार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये निफ्टी को लेकर आप आज के सत्र में संकेत देख रहे हैं। ऑटो वाले शेयर चल रहे हैं, 2% ऊपर इंडेक्स है। आईटी में तेजी है क्योंकि रुपया कमजोर है तो आईटी में मजबूती हो रही है। ऑयल एंड गैस, मेटल, एनर्जी, ये तमाम शेयर आज बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और एक काम करिए प्रोड्यूसर साहब, जो 3 तस्वीरें जो हैं भारत, रूस और चीन की तिकड़ी की, शहबाज शरीफ की जो वहां पर किरकिरी हुई है एससीओ समिट में, जरा वो और कैसे दोस्ती की नई इबारत शुरू हो रही है आप ये सामने देखिए। 3 सुपर पावर का मिलन, दोस्ती की नई शुरुआत है और जिस गर्मजोशी से शी जिनपिंग और
पीएम मोदी की बैठक हुई है, मुलाकात हुई है। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो हमने केमिस्ट्री बिल्डअप होती हुई देखी है, ये साफ तौर पर काफी कुछ ये कह रहा है। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए, पीएम मोदी और पुतिन बातचीत करते दिखाई देंगे और बिल्कुल शहबाज शरीफ की तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। और इस मंच से पीएम मोदी ने फिर से कहा है कि हम आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड को नहीं झेलेंगे और इसको घटाने के लिए, कम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब देखते हैं कि ये सारी की सारी जो केमिस्ट्री है, ये ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने में कितनी काम आती है। वैसे आपसी संबंध बेहतर हो रहे हैं। सीमा को लेकर जो विवाद थी, हमने देखा कि 24 दौर की बातचीत हो चुकी है गलवान वाले हादसे के बाद। तो थोड़ी सी बेहतर तस्वीर नजर आ रही है और इस चीज ने भारतीय बाजार को भी सपोर्ट करने का काम ये जरूर किया है। अब जीएसटी पर फोकस होगा। 3 और 4 तारीख को जीएसटी को लेकर बैठक है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन में बढ़िया माहौल बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस महीने हम देखेंगे नवरात्र वाली भी बाइंग बाजार में आएगी। मुद्दा यह है कि ये टिकनी चाहिए मानसी। मुझे लगता है कि भरोसा लौटने के लिए ना ये 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग बाजार में चाहिए और 25,000 के ऊपर जब एक बार निफ्टी निकल के फिर से टिकेगा तो तेजी का कंफर्मेशन आएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की सुबह जो रणनीति दी गई थी, जो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये अच्छा है। शॉर्ट करने में जोखिम है साफ तौर पर। 24,500 अब बचे हुए सत्र के लिए 24,500 का सपोर्ट है और 24,600 अभी भी मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में तो जो पुट साइड पर जो आपको ओआई दिखेगा करीब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है और कॉल साइड में भी करीब करीब 3 लाख के आसपास का। तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहां पर बुल्स और बेयर्स के बीच में फाइट हो रही है। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक अब ये 54,000 के स्तर के नीचे ही है। 53,500 को सपोर्ट है, 54,000 पर रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक में तेजी का कंफर्मेशन तब आएगा जब 55,000 का स्तर फिर से अचीव हो जाएगा और वो यहां से अभी 1000 पॉइंट दूर है। तो निफ्टी बैंक को लेकर उत्साह थोड़ा कम है और निफ्टी में भी जो तेजी है वो हम देख रहे हैं कि आईटी और कंजम्पशन वाले शेयरों के दम पर है। तो चलिए काम करते हैं, जरा अपने एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि बाजार में आज आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं हरीश जुझारे हैं पृथ्वी फिनमार्ट से और निमेश ठाकर हैं, आपको ये गाइड करेंगे बाजार के टेक्निकल्स को लेकर और शेयर में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। हरीश जी, निमेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आज समय देने के लिए स्वागत है। बताइए इंडेक्स को लेकर आपका व्यू क्या है और क्या इस लेवल पर भी आपको लगता है कि तेजी करनी चाहिए जो 24,500 पर नहीं कर पाए, या फिर अभी इंडेक्स को आप छोड़ दें? अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो पहले लगता, देखिए निफ्टी बिल्कुल हमने पिछले हफ्ते के गिरावट के बाद आज के ट्रेंड सेशन में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है और फ्राइडे के जो क्लोजिंग के बाद हमने देखने कि जीडीपी का डेटा अच्छा था, बहुत शानदार डेटा आया था। उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करते हैं, देखिए लगातार लास्ट 3-4 हफ्तों से अगर देखते हैं तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हर बार एक ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे क्लोज होता है, लेकिन मंडे जब होता है उसी के स्ट्रेंथ के साथ एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप होके ट्रेड होता है, लेकिन एक कंटिन्यूएशन कहीं ना कहीं अभी भी बन नहीं रहा है। अगर देखा जाए तो टेक्निकली भी देखा है तो ऊपर के और 20 डे मूविंग एवरेज का अभी भी रेजिस्टेंस जोन बना है 24,700 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर निकलता है तब भी जाके थोड़ा और कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी को और थोड़ा एक्सटेंड होते देख सकते हैं, जो 24,700 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है वहां तक। लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से कंफर्मेशन बाकी है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए निफ्टी में एक रिवर्सल के लिए। वही चीज अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में लग रहा है कि इंडेक्स थोड़ा ओवरसोल्ड में है, जहां पे मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग लो के आसपास आके वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 53,350 के आसपास था, जो ऑलमोस्ट कल के पिछले हफ्ते में 400 का लो बनाया था। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स के हिसाब से देखा है तो एक क्लियरली एक ओवरसोल्ड सिनेरियो है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी से भी, क्योंकि जिस तरीके से ओवरसोल्ड सिनेरियो से मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 54,500 तक चांसेस है और उसके ऊपर भी एक्सटेंड हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो किसी को अगर मुझे लग रहा है कि अगर किसी इंडेक्स में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। छोटा सा स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। अभी भी 53,600 का आज के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि 54,500 तक का चांस बन सकता है बैंक निफ्टी में। और आज के लिए दो स्पेसिफिक स्टॉक्स है मेरे रडार पे, एक दोनों बाइंग का ही है। पहला है इटर्नल में। लगातार अगर देखा है तो इटर्नल में हम लोग कंटिन्यूसली बाइंग स्टैंड
लेके चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इटर्नल में फिर से एक बार बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है प्रीवियस हाइस के पास 300 का जो सपोर्ट जोन से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस वापस 345 350 लेवल तक देखने मिल सकता है। इटर्नल में बाइंग करने की राय रहेगी और 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इटर्नल के स्टॉक में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा अल्ट्राटेक सीमेंट में देखा है तो क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर टारगेट 13,100 के लिए बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 12,650 का। एब्सोल्युटली। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और इटर्नल दो स्टॉक्स क्लोजिंग ट्रेड के तौर पर हरीश जुजारे के रेडार पर और इंडेक्स वाइज उनकी स्ट्रैटेजी भी इस वक्त आपने देखी। निमेश ठाकर भी जुड़े हैं हमारे साथ। निमेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और ट्रेडिंग आइडियाज तो आपके मैं जानना चाहूंगी ही, लेकिन उससे भी पहले सोने चांदी की चाल पर 18 जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून के महीने में आपने अपना टेक बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स पर दिया था और तब आपने कैटेगोरिकली बताया था कि एक रैली जो है प्रेशियस मेटल्स में और ऑल्सो इन दैट इन पर्टिकुलर चांदी में देखने को मिलेगी। और इस वक्त आप देखें ग्लोबल फ्रंट पर ढेरों अनिश्चितताएं हैं और इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच सोने चांदी की चाल जो है इंटैक्ट कितनी मजबूती नजर आ रही है। पॉइंट वाइज 1100 अंकों की मजबूती सोने की चाल में 1,04,000 के पार, चांदी 1,22,000 के पार, 25,000 रुपए की मजबूती यहाँ पर 2500 पॉइंट्स के अप मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। एब्सोल्युटली ईटी नाउ स्वदेश ने भी ये बताया था कैटेगोरिकली इवन बिफोर टाइम कि चांदी में आउट परफॉर्मेंस नजर आएगी और हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार ये टेक्स आपको दे रहे थे। सो सही दिशा में सही रणनीति सही समय पर। निमेश ठाकर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी, जरूर आपने बहुत सही बताया। देखिए चांदी के अंदर 18 जून को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एट दैट टाइम गोल्ड सिल्वर रेशियो जो रहता है वो 89 के आसपास था। अगर हम लोग पिछले 50 साल का अगर डेटा निकाले गोल्ड सिल्वर रेशियो का तो एक हिस्टोरिकल लेवल पे था और जब जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो 95 के आसपास आता है तब तक एक ऐसा डेटा इंडिकेट होता है कि सिल्वर के अंदर बहुत बड़ी तेजी जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिली है। और वही रीजन से हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और 1 लाख करीब 7,000 के आसपास सिल्वर में फ्रेश बाइंग का भी इनिशिएट दिया था। एट दैट टाइम सिल्वर वाज ऑल टाइम हाई। और मेरा मानना है कि अगर आप देखिए 18 जून से आज 1 अगस्त यानी 1.5 महीना करीब हुआ है और 1.5 महीने में सिल्वर के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 15-16% का रिटर्न जो है वो देख रहे हैं। मेरा मानना है कि उस टाइम पे भी अगर गोल्ड की प्राइस देखें तो गोल्ड अराउंड 98,000 के आसपास था और सिल्वर 1,07,000 के आसपास था। अभी भी गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो वही लेवल के आसपास इंटेक्ट है। गोल्ड में भी हम लोगों ने रैली देखी है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से आने वाले दिनों में सिल्वर में ऑल स्ट्रॉन्ग जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और उस टाइम पे मेरा जो टारगेट था वो सिल्वर में 1,30,000 का था। 1,30,000 तो दिख ही रहा है, बट मेरा मानना है कि उससे आगे भी सिल्वर शॉर्ट टर्म में निकल जाएगा। तो फिलहाल व्यू बुलिश ही है सिल्वर के अंदर। मोमेंटम में प्ले करना है तो कर सकते हैं। अभी भी 7 से 8,000 पॉइंट की तेजी सिल्वर के अंदर देखने को मिलेगी, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। 7-8 हज़ार तक की तेजी, सो फर्दर अपसाइड एब्सोल्युटली विजिबल है। और गोल्ड सिल्वर में तेजी है और ये तेजी जो है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इन पर्टिकुलरली सिल्वर में जो है आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इन्फोसिस, एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं जो कि लार्जर प्लेयर्स हैं और ये लार्जर प्लेयर्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजार की तेजी में। सन फार्मा, आईटीसी, डिविज लैब, एचडीएफसी बैंक और टाइटन जैसे काउंटर्स हैं जो कि आज बाजार में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। लगार्ड्स हैं, ड्रैगर्स हैं। निमेश, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे क्लोजिंग ट्रेड्स? देखिए क्लोजिंग ट्रेड के अंदर मैं बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूंगा। बजाज ऑटो के अंदर देखें तो पिछले नवंबर महीने से स्टॉक के अंदर काफी अंडर परफॉर्मेंस किया था क्योंकि सेल्स इंप्रूव नहीं होते। इस महीने के जो सेल्स के डेटा आए हैं और जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है, एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक नेकलाइन का ब्रेकआउट आया है। और जो मेरा टारगेट है वो काफी बड़ा है, ऊपर में 10,800 तक के लेवल बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। चार्ट इंडिकेट कर रहा है। बट फिलहाल हम लोग जो है वो शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए प्ले करेंगे। तो नीचे की तरफ 8,750 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 9,400 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में बजाज ऑटो में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये लेवल से या बाय ऑन डिप्स बजाज ऑटो करना है। 8,750 का स्टॉप लॉस, 9,400 का लक्ष्यांक। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा मेरा वो है केनरा बैंक का। केनरा बैंक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो 200 दिन की एवरेज के पास स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और जिस तरह से चार्ट इंडिकेट कर रहा है, मेरा मानना है कि केनरा बैंक का रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल है। तो नीचे की तरफ 103 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है
और ऊपर में 109 रुपए तक के लेवल केनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दो कॉल्स, एक ऑटोमोबाइल प्ले और एक बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ा स्टॉक कैनरा बैंक निमेश के रेडार पर है। सो हरीश और निमेश दोनों की तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज और खरीदारी की कॉल्स इस वक्त आती हुई हमारी पैनल पर राजेश अग्रवाल जी भी जुड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, एक ब्रेक के उस पार हरीश, निमेश और राजेश जी से उनके टेक्स, बाजार पर उनकी रणनीति पर लगातार विस्तार से बातचीत करते रहेंगे। आप बने रहें। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है और निफ्टी कोशिश कर रहा है 24,600 के ऊपर टिकने की, और कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग हो रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले। और स्पेशली अगर हम ऑटो की बात करें तो अगस्त के बिक्री आंकड़ों ने भी सपोर्ट करने का काम किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि आज के बिग एक्शन स्टॉक्स कौन से हैं। सृष्टि हैं तैयार हमारे साथ पूरी लिस्ट के साथ। तो चलिए बिग एक्शन की शुरुआत करते हैं। ढेर सारे ऑटो काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और सबसे पहले फोकस करते हैं एमएनएम पे, क्योंकि एमएनएम में जो है ऑटो बिक्री और ट्रैक्टर बिक्री दोनों ही आई है, जहां पर ट्रैक्टर बिक्री उम्मीद से बेहद इम्प्रेसिव है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ट्रैक्टर सेल्स जो है लगभग 24,000 के आसपास आएगी, पर 28,000 के आसपास जो है कंपनी ने इस बार अपनी ट्रैक्टर बिक्री की है। और साथ ही ऑटोज़ की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर एक गिरावट ज़रूर है, थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, पर कंपनी का ये भी कहना है कि देखिए जीएसटी का जो भी मूव आएगा हम उसको वेलकम ज़रूर करेंगे, बट इस एंटिसिपेशन से पहले हम कहीं ना कहीं अपने बिक्रीज जो डीलर्स को दे रहे थे, गाड़ियाँ डीलर्स को पहुँचा रहे थे, उसको होल्ड कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि जो नया जीएसटी रेट आए उसी रेट पर जो है फैक्ट्री से गाड़ियां निकलती हुई दिखे। तो एमएनएम जी हाँ फोकस में ज़रूर है। इसके अलावा आयशर मोटर्स भी फोकस में है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड वीईसीवी दोनों के ही आंकड़े आ गए हैं और दोनों के ही जो आंकड़े हैं वो उम्मीद के मुताबिक आते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की, क्योंकि यहाँ पर भी एक शानदार एक्शन है, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा जो है कंपनी ने यूनिट्स बेची हैं। हालांकि ईवी को लेकर उनका अभी भी ये कहना है कि रेयर अर्थ का जो इशू है कहीं ना कहीं उसको लेकर मध्यम अवधि में जो है दिक्कतें अभी भी इंडस्ट्री और टीवीएस मोटर्स फेस कर रहा है, ऐसी कमेंट्री। पर अब जो है हम जहां उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है शायद कंज्यूमर्स थोड़ा सा हाथ पीछे करें नई बिक्री या फिर नई परचेस करने के लिए, वो फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग हैं। साथ ही साथ एसएमएल इसूजू के भी नंबर्स आए हैं, जहां पर बिक्री 15% घटती हुई दिखी है। और आखिरी में लॉयड्स मेटल के लिए न्यूज़ है, जहां पर कंपनी ने 360 केटीपीए की क्षमता के साथ जो है कामकाज शुरू किया है। इनके नए आयन प्लांट की शुरुआत इन्होंने की है। तो ये तमाम काउंटर्स हैं जहाँ पर फिलहाल एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं हम। शुक्रिया सृष्टि। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स में आज हम तेजी देख रहे हैं, बिग एक्शन स्टॉक्स हैं, और उसमें आपको ज्यादातर ऑटो कंपनीज के ही शेयर दिखाई देंगे। इस बीच टाटा मोटर्स के भी अगस्त की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि कुल बिक्री में 2% की बढ़ोतरी है और 73,178 यूनिट पर आया है। अनुमान से थोड़ा बेहतर साइड पर ही आया है। सीवी बिक्री यानी कि कमर्शियल व्हीकल सेल्स की बात करें तो 29,863 यूनिट पर आई है और इसमें पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 43,315 यूनिट। टाटा मोटर हमने देखा था कि ये शेयर करीब 720 रुपए के भाव से इसमें गिरावट शुरू हुई थी और ये 650 के आसपास सपोर्ट लिया और इस वक्त हम भाव देख रहे हैं 690 रुपए के आसपास के। तो ये ऑटो बिक्री के आंकड़े, और कहीं ना कहीं अब बाजार में आप आज देख के ना अंदाजा लगा लेंगे कि ये जीएसटी को लेकर ना थोड़ा उत्साह फिर से बाजार में आपको लौटता हुआ दिखाई देगा। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट, बाजार के दिग्गज राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। राजेश जी, बाजार पर एक अपना व्यू दीजिए कि बाजार यहां से आपको कैसा लग रहा है, और किसी का अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया हो तो यहां पर कौन से शेयरों पर फोकस करने की जरूरत है। आपको लगता है कि कंजम्पशन वाली थियरी लंबी चलने वाली है और विद इन कंजम्पशन ही लोगों के लिए पैसे बनाने के मौके बनेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, मानसी जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। बाजार हमें अच्छा लग रहा है। एक
इस कारण से भी, क्योंकि इस तरीके की गिरावट हमने बहुत छोटे अवधि में इतनी तेज गिरावट देखी है, तो कहीं न कहीं जो ये लगने लगा था कि वैल्यूएशन हाथ से निकलते जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा-सा कूल ऑफ आया है। अगर आप देखो तो इंडेक्स में भले आपको 4-5%, 8% की गिरावट दिख रही है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छी खासी कट देखा गया है और जिस वजह से हमें लगता है कि कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में इस वक़्त भी कहना मुहाल है, क्योंकि कई दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो एफआई की लगातार सेलिंग की है, जो पिछले 2-3 महीने से लगातार बिक्री के बड़े आंकड़े आ रहे हैं। ईयर टू डेट भी देखेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा है उनकी सेलिंग का। दूसरा, रुपए को भी अगर आप देखें तो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, पिछले हफ्ते ऑल टाइम लो लगा कर आया है। तो ये 2 ऐसी बड़ी दिक्कतें हैं जो बाज़ार के सामने हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो फेड ने क्लियरली ये इंडिकेट कर दिया है कि सितंबर में रेट कट्स आएँगे, क्रूड नीचे के लेवल्स पे है। जो कॉर्पोरेट नंबर्स आए वो भी ठीक-ठाक आए। तो मुझे लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है स्टॉक में खरीदारी करने की। कई नाम हैं सामने में आज। अगर आप देखो तो ऑटो के नंबर्स लाइमलाइट में चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऑटो की अगर बात की जाए, तो हुंडई एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है। कारण अगर आप देखो तो उनकी जो पूरी प्रोडक्ट प्रोफाइल है, उसमें प्राय सभी तबके के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे एंट्री लेवल की हो, चाहे हायर लेवल्स की हो। एसयूवी में तो मार्केट लीडर अगर आप कहें, और लगातार एग्रेसिवली टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। डिमांड को देखते हुए उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करी। जनरल मोटर्स का तालेगांव का प्लांट लिया और क्रेटा में तो इनकी मार्केट लीडरशिप बनी हुई है कई दिनों से, कई वर्षों से रेदर। और एफवाई 30 तक करीब नए 26 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ फोर व्हीलर में आपको हुंडई एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। टू व्हीलर्स की बात की जाए तो बजाज ऑटो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि प्रीमियराइजेशन पे और एक्सपोर्ट पे इनकी बढ़त बनी हुई है। एक्सपोर्ट लगभग 40% रेवेन्यू का आ रहा है। और ईवी में जहाँ लोग ओला और एथर की बात कर रहे थे, वहाँ अगर आप देखो तो चेतक ईवी ने अच्छे खासे से बाजार ले लिया है। फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, डिविडेंड यील्ड अच्छी आ रही है, कैश जनरेशन अच्छे है, और जीएसटी से जब रिफॉर्म का बूस्ट आएगा, तो मैं समझता हूँ कंजम्पशन की थ्योरी को थोड़ा-सा बूस्ट तो बिल्कुल मिलेगा। तो ये कुछ 1-2 स्टॉक हैं जो ऑटो में हम समझते हैं कि इस वक़्त ध्यान देना चाहिए। नहीं, बढ़िया है सर, अच्छी एनालिसिस। और निश्चित तौर पर जो फैक्टर्स हैं बाजार के लिए, उसको लेकर कोई दिक्कत तो है ही नहीं। और हम बार बार ये चर्चा करते रहे हैं कि अपने जो फंडामेंटल्स हैं या फिर अपने मैक्रोज हैं वो सॉलिड हैं। और अगर ये टैरिफ का ओवरहैंग ये बाजार के लिए कम हो, या फिर ये चीज़ क्लियरली पता चल जाए कि नहीं, जो एक्सपोर्ट को लेकर हमारा जो हिट आएगा, जिसके चलते थोड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपया को प्रेशर में डालेगा, ये शॉर्ट टर्म का पेन है। लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में बाजार की पिक्चर यहाँ से अच्छी दिखाई दे रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अर्निंग का भी सपोर्ट धीरे धीरे बाजार के लिए आने लगा है। तो हुंडई और बजाज ऑटो पर फोकस करके चलिए। इस बीच आप टाटा मोटर को देखेंगे तो करीब 3% ऊपर ये कारोबार कर रहा है, 690 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। एक और सेगमेंट आज हम देख रहे हैं कि बजिंग है, और वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला खेमा। उसमें आप ईएमएस वाली कंपनीज को भी जोड़ लीजिए। आप देखेंगे कि डिक्सन ऊपर है, वोल्टास में आपको अच्छी तेजी दिखाई देगी, केन्स टेक का शेयर ऊपर दिखेगा। तो ये बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे रही है। और स्पेशली अगर हम डिक्सन की बात करें, इतने बड़े साइज का ये शेयर है। मोतीलाल ओसवाल के इस पर टारगेट आई थी आई थिंक कि 22,300 रुपये का, और हम देख रहे हैं कि 14,000 रुपये के नीचे जाने के बाद ये शेयर लगातार चल रहा है। और आज तो जैसे एक रिन्यूड इंटरेस्ट है हम देख रहे हैं कि निवेशकों की तरफ से। डिक्सन टेक को लेकर व्यू आप जरा शेयर कीजिए निमेश जी। चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कहां तक ये शेयर जाता हुआ दिख रहा है, और जिनकी लोअर लेवल पर बाइंग है वो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके सौदे में बने रहें? देखिए अभिषेक जी, लास्ट वीक हमारा एक डिस्कशन हुआ था और मेरा कंडीशनल बाय डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर था, जो वो आज ट्रिगर हुआ है। 17,300 के ऊपर स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और मेरा मानना है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो डिक्सन टेक के अंदर देखने को मिलेगा। ऊपर में मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर बात करें, जिस तरह से पिछली बार 3 से 4 बार 17,100 के आसपास से हम लोगों ने करेक्शन देखा था,
आज वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया है। मेरा मानना है कि ऊपर में स्टॉक के अंदर 18,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू यहाँ से बुलिश से फ्रेश ब्रेकआउट आया है। लास्ट वीक का रिकमेंडेशन था जो आज ट्रिगर हुआ है, तो यहाँ से डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 16,900 का रख सकते हैं। टेक्नोलॉजीज पर ये एक ट्रेड बुलिश व्यू है। इनफैक्ट टीएमएस कैटेगरी के सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती की चाल आज के सत्र में नजर आ रही है। डिक्सन, एम्बर, कैन्स, टेक्नोलॉजीज, ये तमाम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे बढ़िया तेजी के बीच कामकाज करते हुए। लेकिन न्यूज फ्लो के चलते भी कुछ स्टॉक्स है जहां पर जबरदस्त तेजी का मोमेंटम आज देखने को मिला है। हरीश जी, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आपका टेक एक बार जानना चाहूंगी, बिकॉज ऑर्डर विंस की खबर आई है और इसी के चलते ये स्टॉक जो है फोकस रेडार पर है। ऑर्डर विन के चलते और न्यूज़ फ्लो के चलते स्टॉक में मूव्स और खबरों का एक एक्शन रहता ज़रूर है, और आज के सत्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिग बजिंग मोमेंटम वाली कैटेगरी में हमने इसे एडअप किया है, और एनसीसी के साथ साथ बीएचईएल भी इस कंपनी के लिए भी एक न्यूज़ फ्लो है। डीआरडीओ की डीएमआरएल के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट की जो खबर है, इससे स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिला है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एट 210 और बीएचईएल यहाँ पर भी करीब 1.5-2% की तेजी है। आपकी राय क्या होगी? अगर पहले एनसीसी की बात करते हैं मानसी जी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो इंफ्रा स्टॉक्स में कुछ करेक्शन देखने मिल रहा था। एनसीसी में भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से लगातार ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई 2024 में था, जो कि 364, वहाँ से स्टॉक प्राइस कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। अभी रिसेंटली भी देखा जाए तो एक माइनर पुल बैक देखने मिल रहा था 240 तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस, अभी भी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मिसिंग है। और मेजर जो मूविंग एवरेज है 250 डे मूविंग एवरेज, सारे के एवरेज के नीचे ट्रेड करते ना वो नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी तक थोड़ा कहीं पे बॉटम आउट फॉर्मेशन दिख नहीं रहा है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है वीकनेस, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। फ्रेश एंट्रीज तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए करंट लेवल्स पे भी स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है आगे भी। और बीएचएल की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि बीएचएल में भी सेम टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी हमने एक सेल ऑफ करेक्टिव फेज देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि बीएचएल में फिलहाल एक सपोर्ट जोन है 200 के करीबन। मुझे लग रहा है कि 200 के करीबन जब तक वो टिका हुआ है, स्टॉक प्राइस में एक माइनर पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि 228 230 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच का रुझान रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन देखने मिल रहा है अभी तक, मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी का थोड़ा डाउटफुल है अभी भी। लेकिन बीएचएल में एक ओवरसोल्ड सिनेरियो में है बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कोई प्ले करना चाहता है तो मुझे लग रहा है कि 200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 225 और 230 लेवल्स के लिए बाइंग कर सकते हैं बीएचएल में। और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, दोनों स्टॉक्स पर ये टेक हमें मिलता हुआ। एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स को एक बार पुल अप करते हैं। एंजल वन, सीडीएसएल, बीएससी लिमिटेड, कैंप्स डाउन साइड नज़र आ रही थी निमेश जी यहाँ पर, लेकिन उसके ठीक बाद अब हम देख रहे हैं कि वापस से आज के सत्र में एक मोमेंटम लौटता हुआ नजर आया है। इस मोमेंटम पर क्या भरोसा करना चाहिए? बीएससी लिमिटेड के स्टॉक में भी 2-2.5% की तेजी, लगभग सारे एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स चल रहे हैं। 4% की तेजी बीएससी लिमिटेड में तो इस वक्त नजर आ रही है। अगर बात करें तो बीएसई 200 दिन की एवरेज के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड हो रहा है, और मेरा मानना है कि जिस तरह से ऊपर के लेवल से हम लोगों ने एक अच्छा करेक्शन देख लिया है, करीब आप देखिए तो 3000 के आसपास का एक ऑल टाइम हाई बना था, और स्टॉक में 2100 रुपए 900 रुपए की गिरावट आ गई है। ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन फ्रॉम हाई एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है 200 दिन की एवरेज के पास, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी अगर देखें तो काफी बुलिश है। तो मेरा मानना है कि बीएसई यहाँ से शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रिस्क रेशियो दे सकता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। केम्स की अगर बात करें तो केम्स के अंदर चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, और आज जिस तरह से हम लोग एक बाउंस देख रहे हैं वहां पर इतना वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं है। तो मेरा मानना है कि केम्स के अंदर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट बीएसई के अंदर करंट लेवल से मेरा व्यू बुलिश है, और मैं यहाँ से बाय रिकमेंडेशन करता हूँ। व्यू है, बाय रिकमेंडेशन है, पोजीशन है, तो इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त हमें मिलती हुई। लेकिन चलिए, हरीश जी, निमेश जी और राजेश जी तो हैं हमारे साथ। हमारी पैनल पर श्रीकांत चौहान भी जुड़े हैं, श्रीकांत से भी बातचीत करेंगे, उनके आइडियाज़ भी समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ। आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड तेजी है, हालांकि निफ्टी थोड़ा ठिठक रहा है,
600 लेवल के आसपास, लेकिन 180 अंकों की दमदार तेजी हम देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक थोड़ा पीछे है, आधे % के आसपास की गेंस हम इंडेक्स में देख रहे हैं, लेकिन 270 अंकों के आसपास की मजबूती हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी बैंक में। और निफ्टी के 50 में से 42 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। इस बीच अडानी ग्रीन को लेकर एक अपडेट आ रहा है। हावड़ा गुजरात में इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। 1.5% की तेजी आज हम देख रहे हैं अडानी ग्रीन के शेयर में। चलिए इस पर भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपको एक ऑप्शंस का बेहतरीन सौदा बताने के लिए, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय निकालने के लिए हमारे लिए। बताइए कौन सा शेयर आपने आज चूज किया है ऑप्शन के सौदे के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। मुझे इटर्नल काफी स्ट्रांग लग रहा है, बिकॉज अगर हम देखें इस हफ्ते काफी अच्छा रिवर्सल अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से काउंटर में देखने को मिल रहा है। सो इटर्नल में आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक को बाई करने की सलाह है। 330 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 7 रुपए 50 पैसे के रेंज में 5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 11 रुपीज के टारगेट्स हमें एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो ये पूरा ही ट्रेड सेटअप का जो मैक्सिमम रिस्क है वो अप्रोक्सीमेटली 4900 का है, एंड अगर टारगेट अचीव होते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट नियरली 9700 के बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। इटर्नल हम देख रहे हैं कि अब अपने ऑल टाइम हाई से 10 रुपए की दूरी पर है और आज 2.5% के आसपास की अच्छी तेजी है। और एक चीज़ और कहा जा रहा है कि अगर जीएसटी कटौती होती है, कंजम्पशन को बूस्ट मिलना है, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन से जुड़ी जो कंपनीज हैं, इसमें इटर्नल भी आती है, जिसमें कि स्विगी, ब्लिंकिट जैसे कारोबार हैं, उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो जहाँ ट्रेंड है वो ट्रेंड को रीड करके हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए सौदे लेकर आते हैं। और इटर्नल में 330 वाली कॉल खरीदने की सलाह दी जा रही है 7 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 11 का, स्टॉप लॉस 5 का, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है। 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 4 रुपए ऊपर का टारगेट है। अधिकतम मुनाफा 9700, अधिकतम नुकसान उसके करीब करीब आधा 4850 रुपए का। तो एक बेहतरीन सौदा आपके लिए इंडेक्स वाले स्टॉक में ओशो ने सुझाया है। ओशो, बहुत शुक्रिया आज आपने समय दिया और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे आप दर्शकों के लिए लेकर आए। लेकिन एक और दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। बाजार देख के आपको थोड़ा फील गुड वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि 3 सत्र की लगातार कमजोरी निफ्टी की, 5 सत्र की लगातार गिरावट निफ्टी बैंक की, थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक हो रहा था, लेकिन एक साथ कई मल्टीपल ट्रिगर्स बाजार के लिए अच्छे आए हैं। आप जरा ये बताइए कि इन ट्रिगर्स के बीच में आपको तेजी के सौदे कौन से मिले हैं? नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट गिरते जा रहा था, मार्केट को किसी अच्छे न्यूज का सपोर्ट बहुत जरूरी था और आज वो सपोर्ट मिला है बिकॉज ऑफ जीडीपी नंबर्स अच्छे आए। उसके बाद मार्केट ने आज जो रुख पकड़ा हुआ है, वो तेजी का रुख पकड़ा हुआ है, वो अच्छी बात है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है टेक्निकली कि मार्केट ने 24,300 के प्रीवियस लो को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। अगर आज मार्केट ऐसे ही अगर 24,600 के ऊपर अगर बंद आता है तो मुझे लगता है कि जो शॉर्टिंग पोजीशंस है उसमें और थोड़ी कवरिंग आएगी और मार्केट एक बार 24,750 से लेकर 24,800 तक भी जा सकता है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि अगर इन लेवल्स पे अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस अगर हो और अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर आज 24,600 के ऊपर हो तो उसे कंटिन्यू करें। स्टॉक स्पेसिफिक वैसे कई सारे स्टॉक लार्ज कैप छोड़ के अगर मिड कैप स्टॉक अगर आप देखें तो वहां पे अच्छी तेजी बनी है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक अच्छा रिकवरी या रिबाउंड वाला ट्रेड बन रहा है। उसमें स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि एसआरएफ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। 2890 के करीब ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 3050 तक जा सकता है। तो एसआरएफ को एक लॉन्ग पोजीशन के बेसिस पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2830 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ब्लू डार्ट ये एक स्टॉक है जिसमें तेजी बनी है। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी है तो हमें ऐसे स्टॉक्स में ध्यान रखना पड़ेगा जहां पे कोई फॉर्मेशन का क्लैरिटी आता हो। तो ब्लू डार्ट में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अगर यहाँ से तेजी करता है
तो कम से कम 6000 6050 तक के लेवल्स दिखा सकता है, और बेस्ट केस में शायद ये 6150 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे अगर मुझे लॉन्ग पोजीशंस अगर बनानी हो, खरीदना हो मुझे, तो मैं 5650 का स्टॉप लॉस रखूंगा, जो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमें लगता है कि इतने बड़े स्टॉक में 5650 150 रुपए तक का स्टॉप लॉस इज ओके, मैनेजेबल है। तो करंट लेवल से ब्लू डार्ट को भी खरीदा जा सकता है सर। ठीक है, ब्लू डार्ट को भी खरीदा जा सकता है और इसके लिए टारगेट बनेगा 6050 और 6150 रुपए का, 5650 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और दूसरा जो शेयर है वो है केमिकल बास्केट से एसआरएफ चुना है श्रीकांत जी ने। राजेश जी, एक बार आपसे ना ये जीएसटी वाले मसले पर फिर से व्यू चाहिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नहीं कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। क्या आपको लगता है कि ओवरऑल सारे के सारे कंजम्पशन शेयरों के लिए पॉजिटिव होगा, या फिर जो डिस्क्रिशनरी वाले जो स्टॉक्स हैं उनके लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा? क्योंकि आज हम देख भी रहे हैं कि ट्रेंड ऊपर है, एबीएफआरएल में अच्छी हम तेजी देख रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स को सेल्स के डेटा का भी सपोर्ट मिल गया, और जीएसटी घटेगा तो फायदा होगा ही होगा। आपकी नजर स्पेसिफिकली कौन से एरियाज पर होगी जिनको जीएसटी से बढ़िया बेनिफिट होगा? देखिए, कंजम्पशन एज ए थीम अच्छी रहने वाली है, नो डाउट इन दैट। अब हमारी नजर इस समय अगर कहूँ क्लियरली, तो शुक्रवार की जो रिलायंस की, पहले भी हम रिलायंस में बहुत तेजी में थे, बट शुक्रवार की जो रिलायंस की एजीएम हुई उसके बाद में जो वक्तव्य वहां पे निकल कर आए, उसमें 2-3 चीजें थी जो बहुत पॉजिटिव थी। जैसे एफएमसीजी में जो उनकी आज 11,000 करोड़ की सेल है, उसे 5 साल में 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। जियो में जिस तरीके के करार कर रहे हैं या बढ़ने की बातें कर रहे हैं, वो भी एक कंजम्पशन की थीम हो सकती है। रिलायंस रिटेल की बात करें तो 19,000 के ऊपर के उनके स्टोर्स हैं, 2-3 हजार स्टोर हर साल जोड़ने की बात करते हैं, तो वहाँ एक बड़ी थीम है। हालांकि वो रिलायंस के अंदर में है तो इसको इंडिविजुअली प्ले करना इस वक्त मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से रिलायंस में आपको एक लॉन्ग टर्म की तेजी बनती है, जो कम से कम एसआईपी के हिसाब से रिटेल निवेशकों को बिल्कुल करनी चाहिए। अगर क्लियरली रिटेल प्ले की इस वक्त बात की जाए तो मैं समझता हूँ ट्रेंड एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है। वेस्टसाइड और ज़ूडियो 2 ब्रांड के आउटलेट्स ये चलाते हैं, और अब मास प्राइस, लो प्राइस ब्यूटी सेगमेंट में भी एंटर कर रहे हैं। और अपैरल इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़त बनी हुई है। कुछ नए फैशन फॉर्मेट्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स में गए हैं, 250 स्टोर FY26 में जोड़ने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके करेक्शन स्टॉक ने देखा है ऊपर के 8,000 के लेवल्स के आसपास से और अब 5400 के आसपास, मैं समझता हूँ कि जो वैल्यूएशन का एक दिक्कत थी वो थोड़ी सी निकलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म की नजर रखी जा सकती है। ठीक है, ट्रेंट और रिलायंस ये दोनों शेयरों पर पॉजिटिव हैं राजेश जी। अच्छा, इस बीच देखिए जीएसटी कलेक्शन के भी नंबर आ गए, और ये नंबर बढ़िया हैं, शानदार हैं और अच्छे ही आ रहे हैं। करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास के जीएसटी कलेक्शन हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होता है। अगर जीएसटी की दरों को ट्वीक किया जा रहा है, 2 स्लैब हटाया जा रहा है, और ये 2 ही स्लैब रह जाएंगे, 5% के, 18% के, 12 और 28 वाले को हटाया जा रहा है, और एक स्पेशल एक कैटेगरी होगी 40% वाली, जिसमें कुछ सिन गुड्स को, कुछ लग्जरी गुड्स को उसमें डालने की बात कही जा रही है। 6.5% बढ़कर ईयर और ईयर 6.5% का राइज है, और 1,86,000 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा है जीएसटी कलेक्शन का। तो अपनी चीजों को लेकर दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस ये है कि यहाँ पर थोड़े फाइज बेरिश हैं, रुपया स्लाइड कर रहा, थोड़ा और नीचे जा रहा है, और वो भी एफआईज की बिकवाली से ही लिंक्ड है। बाकी अगर एक्सपोर्ट में कमी आती है और इंपोर्ट बढ़ता है तो कैड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो रुपया को शायद थोड़ा सा और वीक करेगा। लेकिन आरबीआई कोशिश कर रहा है, डॉलर वगैरह बेचे हैं आरबीआई ने सपोर्ट करने के लिए रुपए को। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अदरवाइज अपने बाकी मैक्रोज सॉलिड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बाजार में वो रह के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब ये अनिश्चितताएं बाजार को परेशान कर रही है, अदरवाइज तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत नेगेटिव माहौल हो। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो श्रीकांत जी, राजेश जी, हरीश जी और निमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर, कुछ और बजिंग शेयरों पर चर्चा करेंगे, और आपके लिए बढ़िया निवेश के और ट्रेड दोनों के आइडियाज जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इक्विटी मार्केट पर तो लगातार हमारी नजर है ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट पर भी लगातार हमारा फोकस है। दुनिया भर में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। क्यों चमक रही है चांदी? डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी विश्व मोहन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, सोने चांदी की चमक तो बरकरार है, लेकिन दोनों की कंपैरिजन में भी चांदी जो है सोने से भी ज्यादा तेजी के साथ चमक रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस साल 2025 में चांदी में अगर देखें तो 40% से ज़्यादा की तेजी आई है। घरेलू बाजार में रुपए का फैक्टर भी काफ़ी काम कर रहा है, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है, इस वजह से तेज़ी ज़्यादा है। महीने भर में देखें तो 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी चांदी में आ चुकी है। दिसंबर का वायदा 1,24,990 यानी 1,25,000 के बेहद करीब का आज नया रिकॉर्ड बना है। सितंबर वायदा, जिसकी एक्सपायरी है 5 सितंबर को, उस वायदा ने भी 1,23,300 रुपए के ऊपर का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो एक तरफा रैली चल रही है और पिछले 2 महीने में हमने देखा है गोल्ड को पूरी तरह से आउट परफॉर्म करती चांदी नजर आ रही है। हालांकि गोल्ड ने भी आज नया हाई बनाया है, लेकिन चांदी की चमक ज्यादा दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 14 साल की ऊंचाई पे है। सितंबर 2011 में चांदी ने जो हाई छुआ था, उस हाई के आसपास $41 के आसपास कॉमेक्स पर भी चांदी पहुंच चुकी है। अब इसके पीछे जो तेजी की वजह है, सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। जिस तरह से सोलर सेक्टर की तरफ से डिमांड है, चाइना में सोलर बूम चल रहा है, सोलर सेल की एक्सपोर्ट जिस तरह से हुई है, 70% फर्स्ट हाफ में सोलर एक्सपोर्ट चाइना से बढ़ा है और उसका सबसे बड़ा जो खरीदार है वो हिंदुस्तान ही है। इसके अलावा बाकी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, डेटा सेंटर का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस सब का फायदा चांदी को मिलता जा रहा है। इसके अलावा नई खबर ये भी है कि अमेरिका में चांदी को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो इससे लग रहा है कि इसकी स्टॉकिंग आगे चलकर और भी बढ़ सकती है। और पहली बार देखा गया है कि सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक ने चांदी को अपने रिजर्व में जोड़ा है। यानी आने वाले समय में कई सारे इस तरह के फैसले देखने को मिल सकते हैं। बाकी सेंट्रल बैंक्स भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्याज दरों में कटौती की तो संभावना है ही सितंबर में फेड की तरफ से, और गोल्ड की जो तेजी है उसका भी फायदा यहाँ पे मिल रही है। ज्वेलरी के तौर पर गोल्ड काफ़ी महंगा हो गया है, तो उस वजह से भी ज्वेलरी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। और हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर चांदी की ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी जगहों में ज्वेलरी के तौर पर चांदी का उस तरह इस्तेमाल नहीं होता है। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट के लिहाज से इसका फायदा किसको होगा। हिंदुस्तान जिंक क्लियर कट फायदा है, क्योंकि 95%, 95% से ज़्यादा प्रोडक्शन अकेले देश में हिंदुस्तान जिंक करता है। और भारत का तो सबसे बड़ा चांदी उत्पादक हिंदुस्तान जिंक है ही, दुनिया के भी 5वें नंबर पर है। वेदांता दूसरा बेनिफिशियरी इसलिए है कि वेदांता की करीब करीब 62% के आसपास की हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक में है। तो अपनी होल्डिंग की वजह से वेदांता को भी इसका फायदा मिलता है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान जिंक और वेदांता आज के सत्र में काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जिस तरह की तेज़ी दिख रही है, जिस तरह के डिमांड साइड में है, जिस तरह का सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो एक्सपर्ट्स को लगता है कि तेज़ी रैली आने वाले समय में भी जारी रह सकती है। बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता दोनों स्टॉक पर नजर होनी चाहिए। और चांदी की जहां हम बात कर रहे हैं, चांदी सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल होती है। और इसी के चलते प्रेशियस मेटल्स में, सोने चांदी में जब इजाफा होता है, तो सिल्वर में इन पर्टिकुलर इक्विटी मार्केट के साथ भी जोड़कर स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इन तमाम में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। 4% की गेंस हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, इन दोनों स्टॉक्स में चांदी में तेज़ी के चलते जो चमक है, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स के व्यूज़ भी लेंगे। आप बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और राजेश अग्रवाल, श्रीकांत चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट का एडिशन हुआ है, नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ तो बताइएगा भी, और BTST ST PT ट्रेड्स इनफैक्ट 3 बज चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी अभी सोने चांदी की चाल में जो बढ़त है उस पर विस्तार से बातचीत हो रही थी। उससे कनेक्ट कर इक्विटी मार्केट्स में हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे स्टॉक्स में जो बढ़िया तेज़ी है, उस पर भी एक टेक हम ले रहे थे। और इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। वेदांता तो डिविडेंड फ्रेंडली स्टॉक भी माना जाता है, और यहाँ पर सिल्वर में जो बढ़त है उसका भी एक बूस्टर मिलता हुआ। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय और साथ साथ आपके क्लोजिंग ट्रेड्स अगर कोई हैं तो बताइएगा। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल एब्सोल्युटली जिस हिसाब से प्रीशियस कमोडिटी
दोनों ही गोल्ड एंड सिल्वर में एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली सिल्वर में हम और भी बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इन टर्म ऑफ डॉलर 43-44 तक की अपसाइड हमें सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो उसके चलते डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, यहाँ पर अमूमन हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। और हिंदुस्तान जिंक इनफैक्ट काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है और अपने सपोर्ट के बेहद करीब है। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल है लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। हालांकि आज के सेशन में एक 4% का उछाल जरूर है, बट अभी भी मैं कहूँगा इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 500 प्लस, और निचले स्तर पर 410 का स्टॉप लॉस रखना होगा। सिमिलरली वेदांता में भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, और ये जो मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है 445-450 तक के लिए। 420 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह होगी। देखिए मार्केट में जिस हिसाब से निचले स्तरों से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पर्ट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, इसके चलते कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हमारे साइड से जो खरीदारी के लिए रडार पर आए हैं। सबसे पहले इटर्नल, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक होगा। पिछले 5 से 6 दिनों की गिरावट के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, एक काफ़ी अच्छा फॉलोअप मूव मैं कहूँगा वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 328, 335, 328, 335 तक की अवसर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल लगभग 314 के आसपास रखना होगा। इटर्नल इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है पॉलिसी बाजार। पिछले 3-4 दिनों की शार्प डिक्लाइन के बाद आज एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक पुल बैक मूव, फॉलोअप मूव मैं कहूँगा वो देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को 1840-1860 तक ले जा सकता है। 1780 का स्टॉप लॉस रख के पॉलिसी बाजार को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो चलिए ट्रेडिंग आइडियाज नीलेश जी की तरफ से। इस बीच अगस्त ऑटो सेल्स के डेटा में मारुति सुजुकी के नंबर्स आते हुए दिखे। घरेलू बिक्री में 7.5% की कटौती, 1.4 लाख यूनिट पर सालाना आधार पर घरेलू बिक्री जो है आती हुई दिखी है। कुल एक्सपोर्ट में 41% का इजाफा, 36,538 यूनिट कुल एक्सपोर्ट जो है उन्हें ईयर ऑन ईयर बेसिस पोस्ट होते हुए दिखे हैं। कुल बिक्री में 0.6% की कटौती है, 1.8 लाख यूनिट ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। 0.5% गेंस के साथ मारुति सुजुकी में इस वक्त आप कामकाज देख पाएंगे, लेकिन घरेलू बिक्री में कटौती देखने को मिली है। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, कुल बिक्री में भी थोड़ा इजाफा देखने को मिला जरूर है। सालाना आधार पर इस वक्त अगर आप देखेंगे डेटा पॉइंट्स आते हुए, एक्सपोर्ट में 41% की बढ़त, 36,538 यूनिट की यहां पर ऑटो बिक्री आती हुई दिखी है। अगस्त ऑटो सेल्स के डेटा इस वक्त लगातार आपकी स्क्रीन पर जैसे जैसे ऑटो से जुड़ी कंपनियों के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर लगातार फोकस। यूवी बिक्री के भी डेटा पॉइंट्स मारुति सुजुकी के आते हुए दिख चुके हैं। कुल बिक्री में 0.6% की गिरावट यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिली है। लेकिन चलिए अब 3 बजे हैं और मार्केट एट 3 सेगमेंट का वक्त हो चला है। आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 बजे तक का मार्केट का सारा एक्शन लेकर। गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। आज बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है और जो सेक्टर सबसे अच्छा कारोबार करता नज़र आ रहा है वो है ऑटो का। ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो में, संवर्धन मदरसन में, साथ ही साथ M&M में 3 से 4% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो टोरेंट पावर का शेयर देखिए, मध्य प्रदेश में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएगी कंपनी, 2.5% ऊपर कारोबार करती नज़र आ रही है और औसत से करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। हिंद जिंक की बात करें तो 14 साल की ऊंचाई पर चांदी कारोबार कर रही है। हिंद जिंक जो है करीब 95% चांदी का उत्पादन करती है। इसी के वजह से 4% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से करीब 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हिंद जिंक के भी शेयर में देखने को मिल रहा है। सन फार्मा की बात करें तो आज फार्मा शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। 2% नीचे कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर और औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम सन फार्मा के शेयर में भी आज देखने को मिल रहा है। ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो कुल बिक्री 71,600 से बढ़कर 73,100 यूनिट पहुंच गई है ईयर इन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ जो सीवी बिक्री है वो 10% बढ़कर 29,800 यूनिट पहुंच गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। शेयर में करीब 3% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड पे एक खबर आई थी, भारत में बैटरी इकोसिस्टम में कंपनी निवेश करेगी। 7 से 10 साल में करीब 5,000 करोड़ निवेश की योजना है कंपनी की और हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। सीजी पावर पर मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है मॉर्गन स्टैनली ने और जो लक्ष्य है वो दिया है 799 रुपए का।
4% की अच्छी खासी तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन शेयरों में आज एक्शन देखने को हमें मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। मार्केट एट 3 का सारा एक्शन और इन एक्शन वाले स्टॉक्स पर भी बातचीत करेंगे और हमारे बाकी एक्सपर्ट से भी उनके BTST STBT ट्रेड्स जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और निफ्टी ने लगा ली है डबल सेंचुरी, 24,600 के ऊपर अब मजबूती से टिक रहा है। और एक अच्छी खबर, अच्छा अपडेट ये भी है कि निफ्टी बैंक ने भी क्रॉस कर लिया है आज 54,000 के लेवल को। तो डे हाई पर आपको दोनों के दोनों इंडेक्स दिखाई देंगे। और सबसे ज्यादा जो रौनक है आज वो है कंजम्पशन बास्केट में, स्पेशली ऑटो शेयरों में। और जो नजरें हैं कहीं ना कहीं वो GST काउंसिल की बैठक पर हैं, जो कि 3 और 4 सितंबर को होने वाले हैं। उसकी स्पेशल तैयारी तो आपको हम करवाएंगे, लेकिन 3:10 हो गए हैं और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। श्रीकांत जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बताइए कल के लिए क्या सौदा लेकर जाएं या फिर क्या नया ट्रेड इनिशिएट करें? जो मोमेंटम है श्रीकांत जी। अभिषेक जी, यस यस यस, सॉरी। तो अभिषेक जी, जो मोमेंटम है मार्केट का, वहां पे ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के साथ साथ कुछ मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बन रही है। और अगर मेटल स्टॉक्स में अगर फोकस करना है तो हिंदुस्तान कॉपर हमें लगता है कि इन लेवल से खरीदा जा सकता है। 232 233 के करीब ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 245 तक जा सकता है। तो 245 के टारगेट के साथ 233 234 में इसे खरीदे और 229 का स्टॉप लॉस इसमें रखना पड़ेगा हमें। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ डिफेंस स्टॉक्स में भी तेजी है। और डिफेंस में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी बन सकती है। ये स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिवली डाइवर्ज भी कर रहा है। करंट लेवल से अगर खरीदते हैं 373 374 में, तो टारगेट्स नजर आते हैं 385 के और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 378, सॉरी 368। तो करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे 368 का स्टॉप लॉस और साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर खरीदे स्टॉप लॉस 229। ठीक है, 229 का स्टॉप लॉस हिंदुस्तान कॉपर के लिए। टारगेट आपने श्रीकांत जी क्या बताया हिंदुस्तान कॉपर का? हिंदुस्तान कॉपर में टारगेट्स है 245 के, 245। ठीक है, 245 के टारगेट होंगे, 229 का स्टॉप लॉस हिंदुस्तान कॉपर के लिए। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 385 का टारगेट, 368 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें चलिए। नीलेश भाई, आप बताइए। अब मैं मंदी नहीं पूछूंगा, मैं STBT छोड़ देता हूं, BTST पूछता हूं क्योंकि STBT होंगे नहीं आज, मैं समझ गया। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए खरीदारी पर ही फोकस है। जिस हिसाब से मार्केट का मूड एंड माहौल आज एक काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर अभी अभी हमने खरीदारी की सलाह दी है पॉलिसी बजा पे। एज ए BTST ट्रेड इसे कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं 1840 1860 की अपसाइड के लिए। 1785 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। पॉलिसी बाजार हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रॉम BTST पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है मन्नपुरम फाइनेंस। इस पर्टिकुलर काउंटर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं क्योंकि काफी लंबे समय बाद काउंटर ने अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो एक फॉलोअप मूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है जो इसको 281 से लेके 285 तक ले जा सकता है। करंट लेवल पर मन्नपुरम फाइनेंस को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 269 का स्टॉप लॉस होगा एंड अपसे टारगेट होंगे 281 285। ठीक है, 281 285 के टारगेट। आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है मणप्पुरम फाइनेंस का। और पॉलिसी बाजार दूसरा जो शेयर है, पॉलिसी बाजार के एक बार PB फिनटेक के एक बार लेवल नीलेश जी फिर से आप रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो पहला टारगेट हम सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर वो होगा 1840 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 1860 का। 1790 का अब फिलहाल पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर स्पर्ट देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉप लॉस होगा वो 1791 का रखना होगा। 1791 का स्टॉप लॉस होगा एंड टोटल ओवरऑल पोजीशन अपसाइड हमें 1860 प्लस तक की यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
1840 1860 का इसमें टारगेट होगा और 1790 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए पीबी फिनटेक में। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको 4 तेजी के सौदे सुझाए जा रहे हैं कल के सत्र के लिए। लेकिन एक बार फिर से जरा रिवाइज कर लेते हैं कि जो ऑटो कंपनीज के बिक्री के आंकड़े आए हैं अगस्त के, वो किस तरह के रहे हैं। हमारे साथ सृष्टि फिर से जुड़ गई हैं। सृष्टि, आज तो पूरा ऑटो का दिन है और मैं कहूं कि आपका दिन है तो फिर गलत नहीं होगा। बताइए आज कैसे आंकड़े रिपोर्ट किए हैं कंपनीज ने? जी हाँ, आज तो ऑटो का दिन ज़रूर दिख रहा है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ ने उम्मीद से बेहतर नतीजे घोषित किए हैं। बट ये पूरा हफ्ता ऑटो का रह सकता है क्योंकि जीएसटी की बैठक में क्या कुछ रेट निकलेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट होगा ऑटो सेक्टर के मूव्स और उनके रेट्स को ट्रैक करना। पर चलिए आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर लगभग देखें तो सभी कंपनीज से या तो उम्मीद या फिर उससे बेहतर नतीजे आते हुए देखें तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सेहत जो है वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि M&M ऑटोमोटिव डिवीजन जो है आपको फिलहाल लाल कैटेगरी यानी कमजोर नतीजे आते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। पर इसके पीछे की वजह है, कंपनी ने ये साफ किया है कि देखिए जीएसटी में क्या कुछ रेट बदलाव होंगे उससे पहले हमने एक ये स्टेप लिया है कि हम अपने कस्टमर्स को जो गाड़ियां देते हैं, होलसेल डेटा जो आप देखते हैं उसको हम कम रखें ताकि जो जीएसटी का नया रेट आ जाए उस पर नई गाड़ियां की बिलिंग हो और उसके बाद वो डीलर्स तक पहुंचाई जाएं ताकि उनको भी इम्पैक्ट फिलहाल कम हो। इसके चलते उम्मीद से कमजोर नतीजे M&M के दिखे हैं। पर अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, VECV, मारुति, इन सभी के जो नतीजे हैं उम्मीद के मुताबिक आते हुए दिखे हैं। अब इन सभी सेगमेंट्स में से आउट परफॉर्म किसने किया है? आउट परफॉर्म किया है ट्रैक्टर कंपनियों ने, आउट परफॉर्म किया है चुनिंदा 2 व्हीलर काउंटर्स में, जहां पर हम आपको लगातार बता रहे थे कि अभी भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो के नंबर्स देखिए 4 लाख के भी ऊपर आते हुए दिखे। उम्मीद थी 4 लाख की, उसके लेकर जो है बाजार में काफ़ी एक्साइटमेंट। हाल फिलहाल बजाज ऑटो ने इतना रैली में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, इसीलिए वो बना है निफ्टी का टॉप गेनर। टीवीएस मोटर्स के भी नतीजे अब 5 लाख के ऊपर मंथली सेल्स करती हुई है। एक रिकॉर्ड और माइलस्टोन नंबर टीवीएस मोटर्स ने जरूर हासिल किया है। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि अभी रेयर अर्थ मैग्नेट से जुड़ी दिक्कतें वो कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं और मध्यम अवधि में वो दिक्कतें रहेंगी। इसी के साथ साथ आप अगर हम देखें तो ट्रैक्टर्स सेगमेंट में एस्कॉट्स के नंबर्स उम्मीद से अच्छे आए और महिंद्रा और ट्रैक्टर के भी नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे और इसी के चलते इन दोनों ही स्टॉक्स में भी आज एक अच्छा एक्शन है। कमर्शियल व्हीकल साइड अगर देखें तो टाटा मोटर्स, VECV, अशोक लेलैंड, इन सभी के नंबर्स उम्मीद के मुताबिक थे। मारुति सुजुकी के भी अभी नंबर्स कुछ समय पहले आए, वो भी 1.8 लाख गाड़ियां बेचती हुई नजर आई उम्मीद के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं कहें तो ऑटोमोटिव के जो नंबर्स रहे वो इस बार काफ़ी अच्छे देखने को मिले, उम्मीद से बेहतर ही थे। पर अब जो है आगे जीएसटी पर क्या होता है वो सबसे बड़ा सवाल होगा और सबसे बड़ा ट्रिगर होगा ऑटो कंपनीज के लिए। ठीक है, बढ़िया है। ये सारे के सारे ऑटो कंपनीज के लिए पीछे के ट्रिगर भी अच्छे हैं। आगे हम देख रहे हैं कि अब जीएसटी काउंसिल की बैठक पर नजरें हैं। 28% से घट के 18% की जीएसटी होगी और ये फेस्टिव डिमांड भी आएगी, उसके चलते सपोर्ट मिलेगा। आप ऑटो इंडेक्स को देखेंगे 3% ऊपर डे हाई पर और आज का सबसे बड़ा ये सेक्टोरल गेनर है ऑटो इंडेक्स और ये 700 पॉइंट का जबरदस्त उछाल आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन हमारी टिकर टीम लगातार आपको दिखा रही है। देखिए जो मार्केट प्लेटफॉर्म वाले, जो ब्रोकिंग कंपनीज वाले, AMC वाले या फिर एक्सचेंज वाले जो शेयर्स हैं वहां पर आज हम अच्छा बज़ देख रहे हैं। राजेश सर, आपको लगता है कि BSE में जो गिरावट आ रही थी या फिर इसी क्षेत्र की जो बाकी कंपनीज हैं, CDSL, कैंप्स वगैरह, ये गिरावट थम गई है या फिर ये एक दिन की तेजी से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए? अभिषेक जी, ऐसा है कि ये कहना बहुत मुहाल है कि गिरावट थम गई है और नहीं गिरेगा। ये सब शॉर्ट टर्म की बातें हैं जो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। मैं फंडामेंटल्स पे बात कर सकता हूँ और फंडामेंटली मुझे ये पूरा सेगमेंट बहुत शानदार नजर आता है। आप देखें तो इक्विटी पार्टिसिपेशन रिटेल निवेशकों का खास करके बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे डायरेक्ट इक्विटी में हो चाहे SIP के द्वारा हो। IPOs देखेंगे तो हर हफ्ते आपको 8-10 IPO नजर आएंगे, चाहे वो मेन बोर्ड के हों चाहे SME के हों। इस हफ्ते भी 8 IPO हैं, एक मेन बोर्ड का और 7 SME के। तो IPO की पाइपलाइन बनी हुई है, रिटेल निवेशक बढ़ते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में जो मार्केट प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स हैं इनकी लंबी अवधि की जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग है। कोई भी गिरावट आपको एक अच्छा मौका देती है खरीदारी की।
आपने बीएसई की बात करी, बीएसई में अगर आप देखो तो लास्ट 2-3 तिमाहियों से शानदार नतीजे आ रहे हैं। पहली तिमाही में भी नतीजे बहुत शानदार आए, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नज़र आए, फिर वो चाहे इक्विटी कैश के हों, इक्विटी डेरिवेटिव्स के हो, बॉटम लाइन में 100% के ऊपर की बढ़त थी। और इस क्वार्टर में 600 एसएमई लिस्टिंग की माइलस्टोन बीएसई ने अचीव कर ली थी। एफएनओ मार्केट में इनका शेयर बढ़ता जा रहा है, हालांकि अब ऐसी बातें चल रही है कि ऑप्शंस में कुछ दिक्कतें आएंगी या जीन स्ट्रीट की दिक्कतें हैं या सेबी कुछ नए रेगुलेशंस लेने वाला है। वो आगे की बातें हैं जो दोनों ही एक्सचेंज को फर्क पड़ेगा। आईपीओ की पाइपलाइन सेकेंड हाफ में भी बहुत स्ट्रांग है। बीएसई का स्टार म्यूचुअल फंड अपने आप में दिग्गज कहा जा सकता है। आईएनएक्स में इनकी हिस्सेदारी है, सीडीएसएल में 15% की हिस्सेदारी है, जिसे अभी करीब करीब 6000 करोड़ की वैल्यूएशन कह सकते हैं। कैश कंपनी में 2000 करोड़ के आसपास का पड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो ये करेक्शन आया है 3000 के लेवल से लगभग 2000 तक, मैं समझता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। शॉर्ट टर्म में मेरे लिए कहना मुहाल है कि यहाँ से और गिरावट आएगी या नहीं आएगी, बट आप अगर साल 12 महीने 18 महीने का नजरिया रखते हैं तो एक इसे अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा अपॉर्चुनिटी नजरिया रखिए, टाइम होराइजन तो ये आपको पैसे बना के देंगे फिर से। और एक चीज़ और अच्छी हुई है कि जो ये शेयर बहुत दौड़ गए थे, 3030 रुपये तक बीएसई पहुंच गया था। मतलब इसके 52 वीक हाई की बात करें, वो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट को शामिल करके, अदरवाइज तो 7500 रुपये का शेयर ये हुआ करता था। तो वहाँ से काफ़ी नीचे है, करीब 30% के आसपास की गिरावट से शेयर में आ गई है। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए भाव के लिहाज से भी अच्छा बन रहा है। चलिए बहुत ही छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और उसके पहले कुछ अच्छे ट्रेड्स हम श्रीकांत जी से और नीलेश जी से समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। इस तरफ पर आप देखेंगे निफ्टी में करीब 200 अंकों की तेजी है और निफ्टी बैंक करीब करीब 450 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा, 54,000 के ऊपर। और अगर हम पिछले कुछ सत्र की बाजार में पिछले कुछ सत्र की बात करें तो आज अच्छी चीज ये है कि टुवर्ड्स द क्लोजिंग बाजार में हम ऊपरी स्तरों पर वोलेटिलिटी या फिर प्रॉफिट टेकिंग नहीं देख रहे हैं, तो थोड़ा इंटेंट दिख तो रहा है। राजेश, एक श्रीकांत जी, एक जरा गाइड कीजिए जरा, जिनकी तेजी की पोजीशन है मान लीजिए निफ्टी में, क्या उसको लेकर जाएं सौदा, या फिर आपको लगता है कि नहीं आज ठीक ठाक इंटरडे प्रॉफिट हो रहा है, इसको यही मामला समेट ले और कल की कल देखें? तो अभिषेक जी, मुझे लगता है कि जिनकी भी पास लॉन्ग की पोजीशन हो उन्हें वो कंटिन्यू करे, कैरी करे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 24,500 24,600 में काफी बड़ी कॉल राइटिंग खड़ी थी। इन दोनों को काफी अच्छी तरीके से मार्केट ने मैनेज किया है और आज उन्हीं लेवल्स के ऊपर बंद आ रहा है। साथ ही साथ हमने पिछले 6-7 दिनों में एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखी थी, जिसकी वजह से मार्केट काफी ओवरसोल्ड हुए थे। तो पुल बैक भी मुझे लगता है कि थोड़ा और बेटर होना चाहिए। कम से कम 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 750 के करीब आता है, 20,750 के करीब। तो वहां तक के मुझे लगता है कि लेवल्स मार्केट रिटेस्ट बिल्कुल कर सकता है। साथ ही साथ 24,300 के प्रीवियस बॉटम बने थे मार्केट के, तो उस बॉटम के सामने इस बार का जो बॉटम है वो हायर बॉटम है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, यानी इसके बेसिस पे हम एटलीस्ट यहाँ से 100-125 पॉइंट की तेजी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि जो भी पोजीशन लॉन्ग की हो उसे कंटिन्यू करें। ठीक है, पोजीशन अगर है तेजी की तो कंटिन्यू करें। बाजार बंद होने में 3 मिनट के आसपास समय रह गया है। राजेश जी, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे आपसे जाइडस वेलनेस के शेयर को लेकर, क्योंकि आज बहुत ही शानदार रफ्तार रही। यूके की कंफर्ट क्लिक को इन्होंने 239 मिलियन पाउंड में खरीदा है और उस कंपनी का जो यूरोप में प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा है। 3 सब्सिडरीज भी हैं, आयरलैंड में, भारत में, अमेरिका में। तो निश्चित तौर पर बाजार इसको ना बढ़िया रेस्पेक्ट दे रहा है शेयर को और अच्छी तेजी आप देखिए 10% ऊपर डे हाई पर ये भी शेयर है। जाइडस वेलनेस अब तेजी इतनी हो गई तो अब तो नई खरीद के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन कैसी लगती है आपको कंपनी, और क्या नीचे आए तो मौका खोजना चाहिए? ये बिल्कुल खोजना चाहिए। कंपनी बहुत शानदार है, प्रोडक्ट प्रोफाइल इनकी अच्छी है, न केवल प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स में बल्कि अगर ओवर द काउंटर ड्रग्स में भी देखेंगे तो अच्छी बढ़त बनाई हुई है। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। हमने हमारे क्लाइंटों को करीब 6-8 महीने पहले से ही इनिशिएटिंग कवरेज करी थी, तब से रिकमेंड कर रखा है।
आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खबर के कारण से थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए, नई खरीदारी भी की जा सकती है। जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। ठीक है, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं और थोड़ा कूल डाउन तो नई खरीदारी भी आप कर सकते हैं। कंफर्ट क्लिक की ये डील क्यों अच्छी है आपके स्क्रीन पर देखिए। वेट वर्ल्ड, मैक्स मेडिक्स और एनिमिगो, ये एक इनके 3 ब्रांड्स हैं एडल्ट्स के लिए, किड्स के लिए और पेट्स के लिए। नोमुरा ने इन पर खरीदारी की राय दी है और 1140 रुपये का लक्ष्य दिया है। अच्छा ठीक है, ये एक बार चेक करेंगे, कुछ शायद इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है भाव को लेकर। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि अच्छे ट्रिगर्स के दम पर, अच्छे क्यूज के दम पर बाजार ने रफ्तार अच्छी दिखाई और निफ्टी डबल सेंचुरी लगाकर 24,600 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग, एक रेजिस्टेंस का लेवल था 24,600 पर निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए 54,000 के लेवल पर। दोनों के दोनों इंडेक्स अपने इन अहम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाकर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज काफी अच्छा रहा। 2000 शेयर चढ़ने वाले रहे तो 800 शेयरों में आज गिरावट रही और आज ऑटो शेयरों ने पूरा का पूरा दम दिखाया है। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स सारे के सारे ऑटो स्पेस से रहे और हीरो मोटो, आयशर, टाटा मोटर, एमएनएम, बजाज ऑटो 3 से 4% की जबरदस्त रफ्तार आज के सत्र में हमने देखी है। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो इटर्नल ट्रेंट जैसे शेयरों में तेजी अच्छी रही। ईएमएस में डेक्सन टेक में हमने अच्छी तेजी देखी। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल में वोल्टास का शेयर चला। एक्सचेंज में हम बीएससी एमसीएक्स के शेयर में आज सुपर स्पीड आज के सत्र में हमने देखी है। और अगर हम निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सिर्फ सन फार्मा ऐसा रहा जहां पर, अच्छा आईटीसी और सन फार्मा जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट रही। रिलायंस का शेयर गिरा था शुक्रवार को 2%, आज हमने देखा कि एक रेंज में कारोबार किया और हल्की सी गिरावट पर यह बंद हो रहा है। तो बाजार में जो मोमेंटम है आज बहुत शानदार बिल्डअप होते हुए दिखा है और 3-4 ट्रिगर है। अच्छे जीडीपी आंकड़े, पीएम मोदी की जापान और चीन दौरे पर हमने देखा कि जो भी एक्सपोर्ट को लेकर नुकसान होने की आशंका है, पीएम मोदी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं और रूस, चीन और भारत के तिकड़े भी सामने आ रही है। देखते हैं कि ट्रंप का इसके बाद रिएक्शन क्या होता है। और अच्छे ऑटो नंबर्स आए और अब सभी की सभी नजरें होंगी जीएसटी काउंसिल की बैठक पर जो कि 3 और 4 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बढ़िया क्लोजिंग हम देख के जा रहे हैं, 24,624 ये है निफ्टी की क्लोजिंग के लेवल और निफ्टी बैंक 54,000 से टचिंग डिस्टेंस पर 53,993 की क्लोजिंग हमने देखी है। आधे % से थोड़ी ज्यादा की मजबूती रही है निफ्टी बैंक में। इस शो को फिलहाल यही समेटेंगे। श्रीकांत जी, नीलेश जी और राजेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए और अपने इंटेलिजेंट व्यूज हमारे सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आज शो में शामिल होने के लिए सर। चलिए इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे आपकी हम कल की तैयारी। नमस्कार।